गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय के अंदर अम्ल अलग टॉपिक है, क्षारक अलग है और लवण अलग टॉपिक है। मतलब हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में। पहले हम अम्ल से शुरू करेंगे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है जो किसी भी पदार्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि वो अम्ल है या क्षारक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जितने भी अम्ल होते हैं ये जलीय विलयन का मतलब है जब इनको पानी में घोला जाता है तो ये H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। अब कोई भी एसिड जो है वो प्रबल भी हो सकता है, प्रबल अम्ल भी हो सकता है और दुर्बल अम्ल भी हो सकता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं और पूर्णतः रूप में टूट जाते हैं। और दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो पूर्णतः रूप से नहीं टूटते और कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण अगर हम बात करें जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। अगर हम दुर्बल अम्ल के उदाहरण की बात करें तो दुर्बल अम्ल का जो उदाहरण है उसकी अगर हम बात करेंगे तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण भी यहाँ लिखा गया है। जैसे CH3COOH, CH3COOH को हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसके बाद है लैक्टिक अम्ल, इसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल जो हैं वो इस बात पर आधारित है कि उनके अंदर जल की मात्रा कितनी है। अगर जल की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। तनु अम्ल बोलते हैं जिसके अंदर जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो। तनु अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं क्षारक की। क्षारक को इंग्लिश में बेस कहा जाता है। स्वाद में कड़वे होते हैं, मतलब इनको अगर हम चख के देखें तो ये कड़वे होते हैं और जब इनको हम अपने हाथ से छूकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साबुन को छूते हैं तो हमें फिसलना सा लगता है। तो ये भी ऐसे ही होते हैं। इनको जब हम टच करके देखते हैं, छूकर देखते हैं तो हमारे हाथों के बीच में फिसलन होती है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और जब जलीय विलयन जो होता है उसमें ये OH- आयन देते हैं। क्षारक भी प्रबल और दुर्बल हो सकते हैं। प्रबल क्षारक भी उसी तरह, मतलब जो पूरी तरह टूट जाए। अब प्रबल क्षारक जब पूरी तरह टूट जाएगा तो वो OH- आयन देगा, तो हम कहेंगे प्रबल क्षारक वो है जो टूटने पर ज़्यादा मात्रा में OH- आयन देता है, पूर्णतः रूप से टूट जाता है, उसे प्रबल क्षारक बोलते हैं। उदाहरण के लिए NaOH, KOH, CaOH2। और दुर्बल क्षारक का उदाहरण है जैसे NH4OH। दुर्बल क्षारक वो होते हैं जो पूर्णतः नहीं टूटते और कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। अब एक और हमारे पास शब्द आता है क्षार। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली। जितने भी क्षारक होते हैं वो सब जल के अंदर घुलनशील नहीं होते। कुछ एक क्षारक जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील क्षारक है उन्हीं को क्षार कहा जाता है। जैसे NaOH, KOH, MgOH2। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH का मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH2 का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब बात करते हैं लवण की। लवण जो बनता है वो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, ये लवण का उदाहरण है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटाशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं सूचक की। सूचक क्या है? किसी भी दिए गए अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी पदार्थ हमें दिया गया है तो उसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि वो अम्ल है या वो क्षारक है?
तो इस बात का पता लगाने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें सूचक कहते हैं। ये सूचक जो है किस प्रकार पता लगाते हैं, या तो रंग के माध्यम से पता लगाते हैं या गंध के माध्यम से पता लगाते हैं। अब जो सूचक है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल हैं। और कृत्रिम सूचक जो है दूसरे प्रकार का सूचक, जिसे रासायनिक सूचक भी कहा जाता है, ये लैब में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित हैं ये। इन्हें के उदाहरण की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थैलीन है। और तीसरा हमारे पास गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब इनकी गंध जो है वो अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जिस तरह प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक की हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो है रंग का परिवर्तन होगा, लेकिन गंधीय सूचक में क्या होगा, गंध का परिवर्तन होगा। अब अलग अलग सूचक के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक हमारे पास 3 प्रकार के थे। लिटमस, 4 प्रकार के, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी और हाइड्रेंजिया के फूल का रस। अब लिटमस का जो रंग होता है अम्ल के साथ वो लाल होता है, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग नीला होता है। इसी तरह लाल पत्ता गोभी का रस जो उसका रंग अम्ल के साथ लाल होता है, क्षार के साथ हरा होता है। हल्दी का रंग जो है अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन क्षार के साथ ये रंग लाल हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रंग जो है वो अम्ल के साथ नीला होता है, लेकिन क्षार के साथ वो गुलाबी हो जाता है। इसी तरह कृत्रिम सूची में बात अगर हम करें तो कृत्रिम सूचक जो है उसमें फिनोफ्थैलीन जो है वो अम्ल के अंदर रंगहीन ही रहता है, लेकिन क्षारक में वो गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है, लेकिन क्षारक में वो पीला हो जाता है। गंधीय सूचक की बात करें तो अम्ल के अंदर इसकी जो गंध है वो ऐसे ही रहती है। वेनिला और लौंग के तेल की भी बात करें तो तीनों में ही, प्याज का रस हो, वेनिला हो या लौंग का तेल, तीनों के अंदर ही अगर अम्ल की बात की जाए तो अम्ल के साथ इनकी गंध जो है वो समान रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्षार के साथ बात करें तो इनके अंदर कोई गंध नहीं रहती, इनकी गंध चली जाती है। अब हम बात करेंगे कि अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण क्या हैं, ये किस प्रकार से किसी भी चीज़ के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे सबसे पहले अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया क्या होगी और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया होगी। अम्ल धातु के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन देगा। इसी तरह क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन देगा। उदाहरण भी लिख के दिखाया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करवाई गई और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिला। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई गई तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन मिला। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए पोप टेस्ट का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है जिस प्रणाली से बाहर निकलती है उसके पास अगर एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो पोप की ध्वनि मतलब पटाखे जैसी आवाज़ आती है, और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पोप की जो पटाखे जैसी आवाज़ आती है उससे पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पैदा हो रही है। अब अगले रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाइकार्बोनेट के साथ, दो अभिक्रियाएं। इनमें से दोनों में से किसी के साथ भी क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करता, केवल अम्ल ही अभिक्रिया करता है। और दोनों ही केसों में जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। दोनों ही बार लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो लवण की जब अभिक्रिया की जाए, जैसे उदाहरण के लिए HCl की सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया की जाए तो लवण बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा H2O, जल बनेगा मतलब। और अम्ल की अगर बाइकार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया करेंगे जैसे NaHCO3 तो लवण बनेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, इसका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट कैसे होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसको चूने के पानी से प्रवाहित करने पर उसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। वो पानी जो है दूधिया रंग का हो जाता है, दूध जैसे रंग का सफ़ेद हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख के दिखाया भी गया है कि जो चूने का पानी होता है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलेगा और इसका जो रंग होगा वो दूधिया हो जाएगा। अधिक मात्रा में अगर हम इसको प्रवाहित करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर घुल जाएगी। अब अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। अम्ल और क्षारक की एक दूसरे के साथ भी अभिक्रिया हो सकती है। जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ तो लवण और जल मिलता है और इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को अगर हम परिभाषित करें तो हम लिखेंगे, जब कभी भी कोई अम्ल क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक अम्ल का प्रभाव क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो अम्ल है वो प्रबल अम्ल भी हो सकता है, दुर्बल अम्ल भी हो सकता है। इसी तरह क्षारक भी प्रबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। तो अगर दोनों चीज़ें प्रबल या दुर्बल हैं तो उदासीन लवण बनेगा। लेकिन अगर कोई एक चीज़ प्रबल है, जैसे अम्ल प्रबल है, तो लवण जो बनेगा वो अम्लीय बनेगा। अगर क्षारक प्रबल है तो क्षारीय लवण बनेगा। उदाहरण के लिए ये नीचे लिख के दिखाया भी गया है, जैसे प्रबल अम्ल अगर है और दुर्बल क्षारक अगर है तो लवण जो बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। अगर प्रबल क्षारक है तो उस केस में क्षारीय लवण बनेगा। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक है तो इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, उदासीन लवण बनेगा। अब अगली बात करेंगे अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। जो धातु ऑक्साइड होती हैं, धात्विक ऑक्साइड होती हैं, उनकी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो वो भी हमें लवण और जल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखाया गया, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाई गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो कॉपर क्लोराइड और जल हमें मिला। कॉपर क्लोराइड के बनने से जो विलयन है उसका रंग नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड का रंग नीला होता है। अब धातु ऑक्साइड जो होती है उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। ये क्योंकि क्षारीय होती है तो ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम धात्विक ऑक्साइड की, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अधात्विक ऑक्साइड की अगर क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएं तो अधात्विक ऑक्साइड जो होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी अगर अभिक्रिया करवाएं क्षार के साथ तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमें लवण मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल मिलेगा H2O। अधात्विक ऑक्साइड जो है इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है और विद्युत धारा इसके अंदर से प्रवाहित होती है। अब जो जलीय विलयन होता है अम्ल और क्षारक, उसकी बात करते हैं। किसी भी अम्ल की अगर हम बात करें तो उसके जलीय विलयन के अंदर H पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं और क्षारक की अगर बात करें तो उसके जलीय विलयन के अंदर OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्षार कहते हैं। तो हम एक निष्कर्ष यहाँ निकाल सकते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए?